हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज आप लोगों से मुझे एक फीडबैक मांगना है। और सबसे पहले मैं आपसे यही बात करूंगी कि आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है। जैसे आपके आदिकाल की वीडियो आई है, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल की, तो चारों कालों को मिला के आपके सामने जो वीडियो आ रही है, तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही, प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपका सजेस्ट जरूर करें। ठीक है, तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और आज अपने फिर से जो प्रश्नोत्तरी है वो आधुनिक काल से संबंधित है। अपनी ये तीसरी वीडियो है आधुनिक काल की, और शुरुआत करते हैं हम आधुनिक काल के बारे में। तो आज का प्रश्न है अपना 476 नंबर का। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, लोचन प्रसाद पांडे द्वारा रचित किस रचना में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। ठीक है, प्रश्न क्या आपके सामने कि लोचन प्रसाद पांडे द्वारा रचित किस रचना में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। तो इनकी कौन सी रचना है लोचन प्रसाद पांडे की? लोचन प्रसाद पांडे की मर्ग का ऑप्शन है मृगी दुख मोचन, या फिर प्रवासी, या फिर मेवाड़ गाथा, या फिर आपके सामने मैं बात करूं तो पद्य पुष्पांजलि। तो लोचन प्रसाद पांडे की जो रचना है साथियों, दुख मोचन, कौन सी? मृगी दुख मोचन। इस रचना के अंदर इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापकता और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। तो आपका यहाँ पे जो है क नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में। 477 नंबर का प्रश्न है आपका, और प्रश्न है आपके सामने, देवी द्रौपदी जिनका जो समय है 1922 ईस्वी, उपन्यास के रचयिता है। आपके सामने एक उपन्यास है साथियों, देवी द्रौपदी, जिसका प्रकाशन है आपके 1922 ईस्वी। इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो हम यहाँ बात करते हैं रामचरित उपाध्याय, ख ऑप्शन है वियोगी हरि, या फिर रूप नारायण पांडे, और ग ऑप्शन आपके सामने रूप नारायण कविरत्न। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके देवी द्रौपदी जो उपन्यास है, इसके रचयिता के बारे में बात करूँ तो रामचरित उपाध्याय जो है इसके रचयिता हैं। कौन? रामचरित उपाध्याय। यानी कि आपका जो क नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। प्रश्न आपके सामने, दुखियों की पुकार शीर्षक कविता किसके द्वारा रची गई है? ठीक है, आपके सामने एक कविता है दुखियों की पुकार। किसकी? दुखियों की पुकार शीर्षक कविता किसके द्वारा रचित है? क ऑप्शन है हरिओद के द्वारा, ख ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर के द्वारा, ग ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, और ग ऑप्शन है फिर से जो आपके सामने सत्यनारायण कविरत्न। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ दुखियों की पुकार उपन्यास है आपका जो कविता है जो किसके द्वारा रचित है? तो आपके ये कविता जो है सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा रचित है। तो आपका जो यहाँ पे है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि दुखियों की पुकार शीर्षक कविता किसके द्वारा रचित है? तो सत्यनारायण कविरत्न के द्वारा रचित है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन कौन कौन से हैं? साथियों यहाँ आपके सामने ऑप्शन है कि मैथिली शरण गुप्त के संबंध में रामचंद्र शुक्ल के कथन कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में आपको कथन दिया हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके सामने, गुप्त जी वास्तव में, गुप्त जी का मतलब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त से है। ठीक है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में जीमने वाले कवि नहीं, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त होता है। तो साथियों ये जो कथन है ये किसका है? तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, इसके बाद अगले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन कथन है इसके अंदर, गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की समता। गुप्त जी की प्रतिभा सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की समता। ठीक है, तो ये कथन भी किसका है? तो साथियों ये कथन आपके ये भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। किसके संबंध में? मैथिली शरण गुप्त के संबंध में। ठीक है, तीसरे कथन के बारे में हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, उनकी काव्यवृत्ति पुरानी किंतु उस पर रंग नया है।
और जो कुछ नया है उसका आधार पुराना है। बहुत ही शानदार कथन है। उनकी काव्यवृत्ति पुरानी किंतु उस पर रंग नया है, और जो कुछ नया है उसका आधार पुराना है। तो साथियों, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये कथन जो है बच्चन सिंह का हो गया। अब हम चौथे कथन के बारे में बात करते हैं, चौथे ऑप्शन के बारे में। वे भारतीय संस्कृति और समसामयिक यथार्थ के बाहर निरूपक कवि हैं। वे सतह की गहराई में नहीं जाते, कदाचित जा भी नहीं सकते। तो ये कथन किसका साथियों आपके सामने? तो ये कथन हो जाएगा आपके बच्चन सिंह का। किसका? बच्चन सिंह का। साथियों, कथन जो है चारों बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, अब हमारा प्रश्न जो यहाँ पे है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन कौन कौन से हैं? तो पहला और आपका जो दूसरा है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। तो आपका विकल्प के बारे में हम बात करते हैं, तो आपका पहला विकल्प नहीं है। दूसरे विकल्प में आपके पहला और दूसरा, बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है। तीसरा देख लेते हैं एक बार, तीसरा, चौथा, दूसरा और तीसरा नहीं है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, चारों कथन को जो है आपको बिल्कुल सही सटीक याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से इन कथन को अच्छे से याद कर लेना, बाद में फिर से दोबारा क्लास को देख के रोक के अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का अवरोही क्रम है? साथियों, आपके मैथिली शरण गुप्त है वाकई में बहुत महत्वपूर्ण। आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त, प्रताप सिंह हो गए, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, आपके बहुत सारे कवि जो महत्वपूर्ण उनकी तो आपको रचनाएं, उनका क्रम याद इतने अच्छे से रखना है, उनकी रचनाओं का, उनका क्रम का, निबंध का, उपन्यास का, उनका क्रम बिल्कुल, और उनका थोड़ा मैटर जो है डीपली भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मैटर कितना डीपली आने लग गया है। ठीक है, अभी फिलहाल ही आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देखा होगा और आपको लेवल का पता लग ही गया होगा कि लेवल कैसा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का अवरोही क्रम है। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध, विष्णुप्रिया और जयद्रथ वध। तो आपके हम सबसे पहले बात करते हैं विष्णुप्रिया का समय, तो 1957 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पे भी आपके विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। जयद्रथ वध की बात करते हैं तो हम 1910 ईस्वी। इसका समय भी क्या है? 1910 ईस्वी। तो अपना एक तो फिक्स हो गया साथियों कि आपकी जो है यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन आएगा आपके वो आएगा जयद्रथ वध है। अवरोही क्रम पूछा साथियों, अवरोही क्रम, आरोही नहीं पूछा, अवरोही क्रम पूछा आपके। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपका जयद्रथ वध, तो इसका हो जाएगा आपका जो समय है 1910 ईस्वी। और आपके जंगकार, जंगकार का समय 1929 ईस्वी। ठीक है, 1929 ईस्वी। यहाँ पे जंगकार का 1929 ईस्वी, दोनों का 1929, और यहाँ पे भी 1929, 1929। तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं आपके फिर पंचवटी, पंचवटी के समय के बारे में हम बात करते हैं तो 1925 ईस्वी, और जयद्रथ वध आपकी 1910 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं साथियों, तो आपका जयद्रथ वध 1910 में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 1925 में आपके पंचवटी, फिर जंकार 1929 ईस्वी, और 1957 में आपके विष्णुप्रिया। तो आपका जो यहाँ पर घ नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 481 नंबर का प्रश्न अपना, रसिक वाटिका नामक पत्रिका का संबंध किससे है? साथियों, आपके सामने पत्रिका का नाम दिया हुआ है, रसिक वाटिका नामक पत्रिका का संबंध किससे है? हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने एक है राय देवी प्रसाद पूर्ण का, और ख ऑप्शन यानी बी ऑप्शन आपके सामने पंडित सत्यनारायण कविरत्न, तीसरा ऑप्शन है लाला भगवान दीन, और चौथा ऑप्शन है रूप नारायण पांडे। तो यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने साथियों, तो रसिक वाटिका नामक पत्रिका का संबंध आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण से है। किससे? राय देवी प्रसाद पूर्ण से। तो आपका यहाँ पे जो है क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न आपका 482 नंबर का, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति
नहीं है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो आपके इसमें 3 द्विवेदी युगीन की जो प्रवृत्ति है उसकी विशेषताएं हैं और एक विशेषता जो आपके द्विवेदी युग की नहीं है। तो क्या आपके द्विवेदी युग में इतिवर्तात्मकता पाई जाती है, राष्ट्रीयता की भावना, नीति व आदर्श का चित्रण था और कल्पना का अतिरेक। तो साथियों यहाँ पे मैं बात करती हूँ आपके, तो इतिवर्तात्मकता, राष्ट्रीयता और नीति व आदर्श का चित्रण आपके द्विवेदी युग की कविता की विशेषता है। द्विवेदी युग कविता की प्रवृत्ति या विशेषता है, ठीक है, कि कविता की विशेषता है। और एक अगर मैं यहाँ बात करूँ आपके, तो कल्पना की अतिरेक, ये जो है साथियों यहाँ आपके जो है ये छायावाद से संबंधित है। किससे? छायावाद से। ये छायावाद से संबंधित है। किससे? छायावाद से, ठीक है। तो आपके ये 3 विशेषताएं जो है द्विवेदी युग से हैं और ये एक विशेषता आपका ग नंबर का ऑप्शन जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये छायावाद से संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना 483 नंबर का, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों यानी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले मृत्युंजय, काव्योपवन, मृत्युंजय और देहरादून, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें आपके मृत्युंजय का समय, तो 1904 ईस्वी, ठीक है। काव्यो पवन का जो है आपके 1909 ईस्वी, मृत्युंजय का आपके हो गया 1904 ईस्वी, और इसके बाद मैं बात करूँ देहरादून का, तो इसका 1915 ईस्वी, ठीक है। अब साथियों आपके जो 3 हैं रचनाएं वो तो आपके सामने आ गई है। जैसे सबसे पहले आपके मृत्युंजय ये आएगी, ठीक है, पहले नंबर पे। तो आपके जो 2 ऑप्शन है ये तो कट गए, मृत्युंजय हो गया, तो क्या या फिर ग में से एक ऑप्शन होने वाला है। इसके बाद आपके जो है 1909 काव्य पवन आपके 1909 में, तो इसमें भी 1900 काव्य पवन है 1909, तो उन दोनों में आपके 1909, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ प्रिय प्रवास और प्रिय प्रवास, दोनों में प्रिय प्रवास है साथियों। तो प्रिय प्रवास का जो समय है 1914 हो जाएगा, कितना? 1914। अब हम बात करते हैं देहरादून, तो देहरादून हो जाएगा आपके 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं साथियों, तो आपका यहाँ पे जो है क ऑप्शन और आपका जो ग ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। तो आपके जैसे मान लो प्रिंटिंग मिस्टेक ही है कि ये आपके दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन आपका जो है कोई बात नहीं, आप एक ऑप्शन किसी को भी काट देना, आपके यहाँ पे क और ग दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब साथियों यहाँ मैं बात करूँ अगर आपके सामने कि आपकी जो ये रचनाएं हैं ये किस कवि की हैं, कौन सी रचना किस कवि की है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय इस कवि जो ये रचना है इसके रचनाकार कौन है, तो आपके राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, ठीक है, प्रसाद पूर्ण की रचना है, ठीक है। दूसरी रचना के बारे में बात करते हो आपके ये काव्यो पवन, ये किसकी रचना है, तो आपके ये काव्यो पवन हरिओद की रचना है। किसकी? काव्यो पवन। ये किसकी रचना, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? हरिओद जी, ठीक है, हरिओद जी, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आपके प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास भी आपको पता है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? आपके हरिओद जी, ठीक है। और आगे आपकी मैं बात करूं देहरादून, तो देहरादून के रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? आपके देहरादून के श्रीधर पाठक, कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक। तो साथियों आपका यहाँ हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों रहने वाले हैं। और किस रचना के कवि कौन है, तो आपके मृत्युंजय के राय देवी प्रसाद पूर्ण है, काव्य पवन के आपके हरिओद जी हैं, प्रिय प्रवास भी जो आपके हरिओद है, और श्रीधर पाठक आपके इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? देहरादून, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके, सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस नाम से किया? सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किस नाम से किया था? तो यहाँ हम बात करते हैं साथियों ब्रह्मदूत नाम से, या फिर सुंदरी तिलक नाम से, हृदय तरंग नाम से, या फिर प्रेम कली नाम से। तो साथियों सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो है हृदय तरंग के नाम से है, जो इनकी रचनाओं का संकलन किया था। किस नाम से? हृदय तरंग नाम से। तो आपका यहाँ पे जो है ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। साथियों अगर आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए, कौन सी? प्रश्नों वाली, या फिर हमारे YouTube चैनल से संबंधित किसी भी प्रकार की PDF चाहिए आपको, कंटेंट से लेके या फिर आपको प्रश्नोत्तरी से लेके किसी भी प्रकार की PDF चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है,
कौन सा? टेलीग्राम चैनल। किस नाम से है? प्रबोध क्लासेज के नाम से है। ठीक है, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर ले और आपको जो है सारी पीडीएफ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है डाउनलोड करके अच्छी तरीके से फिर से दोबारा इन प्रश्नों को देख सकते हो, या फिर वापस आप दोबारा से क्लास आराम से दोबारा से क्लास 2 की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग की समय अवधि कब तक मानी है? साथियों, डॉक्टर नगेंद्र हैं, इन्होंने द्विवेदी युग की समय अवधि कब तक मानी है? तो इन्होंने जो समय अवधि मानी है, क्या ऑप्शन है? 1900 से 1918 ईस्वी, या फिर आपके 1903 से 1920 ईस्वी, 1893 से 1918 ईस्वी, या फिर 1900 से 1920 ईस्वी। तो साथ ही यहाँ पे 1903 से 1920 और 1893 से 1918 तो हो नहीं सकता। अब आपको कंफ्यूज क्या और गैम में हो रहा होगा। तो जो नगेंद्र जी हैं, इन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी द्विवेदी युग का समय माना था। कितना? 1900 से 1918। ठीक है, साथ ही आपको पता है कि द्विवेदी युग का आरंभ कब से होता है? तो 1900 ईस्वी से जो है आपके द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। द्विवेदी युग का आरंभ, ठीक है, द्विवेदी युग का आरंभ कब से माना जाता है? 1900 ईस्वी से। और आपके जो यहाँ सरस्वती पत्रिका का आरंभ कब से हुआ था? तो यहाँ पे सरस्वती पत्रिका का आरंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का आरंभ भी कब माना जाता है आपके? तो वो माना जाता है 1900 ईस्वी से। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 1918 ईस्वी में। तो साथियों 1918 ईस्वी में जो है आपके वो एक तो द्विवेदी युग का समापन, द्विवेदी युग का समापन, द्विवेदी युग का समापन, युग का समापन। ठीक है, और एक आपके जो झरना का प्रकाशन, झरना है एक इनकी जो रचना है, झरना सरस्वती पत्रिका रचना, इसका जो आरंभ है वो भी कब से माना था? झरना का प्रकाशन जो है आपके 1918 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है का नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। प्रश्न है आपका 486 नंबर का। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना किसके अनुरोध पर की है? मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती रचना, इनकी रचना है एक भारत भारती, इसकी रचना किसके अनुरोध पर की है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर आपके उमाशंकर जोशी, ग ऑप्शन है महात्मा गांधी, फिर ग ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आपके सामने राजा रामपाल सिंह। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना राजा रामपाल सिंह के जो है अनुरोध पर की थी। तो आपका यहाँ पे जो है ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, सैयद अनीर अली मीर की रचनाएं हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं के बारे में बात करते हैं? तो पहला ऑप्शन है उल्हाना पंचक, दूसरा ऑप्शन है अन्योक्ति शतक, तीसरा ऑप्शन है भौमासुर वध, और चौथा ऑप्शन है मृत्युंजय। तो साथियों यहाँ हम बात करते हैं तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी, एक तो उल्हाना पंचक इनकी रचना है और एक अन्योक्ति शतक। तो साथियों अगर यहाँ हम बात करते हैं तो इनकी पहली और दूसरी जो है आपके सैयद अनीर अली मीर की रचनाएं हैं। तो आपका जो विकल्प है 1 और 2, पहला ही ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प 1 और 2 जो है आपके सैयद अनीर अली मीर की रचनाएं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने बहुत शानदार पंक्तियां दी हुई है। पंक्ति है, कहो तो आज कह दे आपकी आंखों को क्या समझे। क्या मस्त पंक्तियां हैं। कहो तो आज कह दे आपकी आंखों को क्या समझे, सिता सिंदूर मरणामद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। अगर इसको न मानो तो बता दे दूसरी उपमा, सहित हाला हला हल मिश्रिता सुंदर सुधा समझे। न हो संतोष इस पर भी तो उपमा तीसरी ले लो, उपमा। ठीक है, उपमा तीसरी ले लो, मुगल पद दारिणी त्रिगुणात्मकता ऋग की ऋचा समझे। वो शानदार पंक्तियां साथियों कि कहो तो आज कह दे आपकी आंखों को क्या समझे, सीता सिंदूर मरना मद युक्त अद्भुत कुछ दवा समझे। अगर इसको न मानो तो बता दे दूसरी उपमा, सहित हाला हलाहल मिश्रिता सुंदर सुधा समझे। न हो संतोष इस पर भी तो उपमा तीसरी ले लो, मुगल पद दारिणी त्रिगुणात्मकता ऋग की ऋचा समझे। उपयुक्त पंक्तियां किस लेखक की हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं लाला भगवान दीन की, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त की, तीसरा ऑप्शन है कामता प्रसाद गुप्त की, और जो आपका ग ऑप्शन है वो सैयद अमीर अली मीर की। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ तो आपकी ये पंक्तियाँ जो है लाला भगवान दीन की हैं। किसकी? लाला भगवान दीन की पंक्तियाँ हैं। किसकी है? लाला भगवान दीन की
पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने बहुत शानदार कथन दिया हुआ है। कथन है, सबसे महत्वपूर्ण है पाठक जी का प्रकृति प्रेम चित्रण। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठक जी का प्रकृति प्रेम चित्रण। अभी तक सामान्यतः प्रकृति को उद्दीपन के कटघरे में रखा जाता है, किंतु पाठक जी उसे कटघरे के बाहर मैदान में ले आए। श्रीधर पाठक के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? साथियों, जो आपके सामने कथन है बहुत शानदार है। कथन बहुत शानदार है साथियों, तो आपको बिल्कुल कथन जो है अच्छे से एक बार फिर से पढ़ना है। क्या आपको सही दिख रहा है? साथियों, आपको सही दिख रहा है? क्लास वापस ठीक है, एकदम बिल्कुल सेटअप हो गई है। वो गलती से मेरे से जो है थोड़ा सेटअप इधर से उधर हो गया था, तो कोई बात नहीं, वापस मैंने क्लास को सही कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वापस कथन के बारे में कि सबसे महत्वपूर्ण है पाठक जी का प्रकृति प्रेम चित्रण। अभी तक सामान्यतः प्रकृति को उद्दीपन के कटघरे में रखा जाता था, किंतु पाठक जी उसे कटघरे के बाहर मैदान में ले आए। श्रीधर पाठक के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो हम बात करते हैं ऑप्शन पहला नंबर का ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, तीसरा ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। तो साथियों, इस कथन के बारे में हम बात करते हैं, तो ये कथन है आपका डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है। किसके संबंध में? श्रीधर पाठक के संबंध में। ठीक है, तो आपका डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, द्विवेदी युग के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित तेराना नजर 1906 ईस्वी किसके जीवन से संबंधित है? द्विवेदी युग के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित तेराना नजर 1906 ईस्वी के किसके जीवन से संबंधित है? तो क्या ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, ख ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, ग ऑप्शन है भाई बेला सिंह, और चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो साथियों, यहाँ हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जो है ये किसके जीवन से संबंधित है? तो स्वामी राम तीर्थ के जो है इनके जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। 491 नंबर का प्रश्न है, द्विवेदी युग से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है साथियों। तो प्रबंध रचना की प्रमुखता रही किसमें? द्विवेदी युग में बिल्कुल रही थी, और खंड काव्य और महाकाव्य अधिक लिखे गए थे। तो बिल्कुल साथियों, जो द्विवेदी है युग है इसके अंदर प्रबंध रचना की प्रमुखता रही थी, और खंड काव्य और महाकाव्य दोनों जो है अधिक लिखे गए थे। ठीक है, तो आपका पहला नंबर का जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। तो बिल्कुल जो है द्विवेदी युग का जो काव्य है आदर्शवाद से अनुप्राणित है। तीसरा ऑप्शन है, द्विवेदी युग में हिंदी रोमांचकारी नाटक मुख्यतः रोमांचकारी एवं अलौकिक घटनाओं को केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए थे। तो बिल्कुल साथियों, आपका जो ये तीसरा कथन है भी बिल्कुल सत्य है। द्विवेदी युग के निबंधकारों का ध्यान आत्मव्यंजना की ओर अधिक गया। नहीं साथियों, आत्मव्यंजना की ओर अधिक नहीं गया था। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं आपके, तो ये आपका ग ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ही जो है आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ग नंबर का ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, हरिओद की कौन सी रचना प्रबंध काव्य की नहीं है? हरिओद जी की कौन सी रचना जो है प्रबंध काव्य नहीं है? तो यहाँ हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशन, रस कलश इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में, प्रबंध काव्य से नहीं है तो साथ ही पारिजात 1937 ईस्वी, या फिर आपके वैदेही वनवास जो है 1941 ईस्वी। वनवास यहाँ पे, ठीक है, वनवास 1941 ईस्वी। तो यहाँ मैं बात करती हूँ साथ ही, तो प्रबंध काव्य की नहीं है, तो आपके रस कलश जो है ये आपके प्रबंध काव्य की रचना नहीं है 1931 ईस्वी में जिसका प्रकाशन माना गया था। तो आपका यहाँ पे ख नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। ठीक है, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं ऑप्शन रामनरेश त्रिपाठी जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, या फिर आपके मैं बात करूँ यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी की, चौथा ऑप्शन है लाला भगवान दीन की। तो साथियों, ये जो पंक्तियां हैं आपके ये रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। किसकी? रामनरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, अगला प्रश्न है आपका वो है,
पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान, सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गवायो। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, पढ़ी न अक्षर, अक्षर यानी अक्षर, ठीक है, अक्षर यानी अक्षर। पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान, सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गवायो, ठीक है। तो आप यहाँ आपकी ये पंक्तियां किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की, दूसरा ऑप्शन नाथूराम शर्मा शंकर की, तीसरा ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न की, या फिर चौथा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी की। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये जो पंक्तियां आपकी ये हो जाएगी सत्यनारायण कविरत्न की। किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां हैं ये। किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की। यहाँ पे जो है आपके ग नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। 495 नंबर का प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण किस छंद में लिखा है? साथियों बहुत शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इन्होंने गंगा अवतरण किस छंद में लिखा है? तो इनका जो गंगा अवतरण है वो किस छंद में है? तो रोला छंद में, या फिर दोहा छंद में, या फिर चौपाई छंद में, या फिर धनाक्षरी छंद में। तो यहाँ हम बात करते हैं तो साथियों इनका जो गंगा अवतरण है ये आपके रोला छंद में लिखा गया था। किस छंद में? रोला छंद में लिखा गया था। तो यहाँ पे आपका जो है क नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। पीयूष पानी वेद्य नाम से कौन से कवि चर्चित हुए? पीयूष पानी वेद्य नाम से कौन से कवि चर्चित हुए थे? किस कवि का नाम जो है साथियों पीयूष पानी वेद्य है? उपनाम है, ठीक है। क्या है? उपनाम। किस कवि, जो कौन से कवि है पीयूष पानी वेद्य नाम से चर्चित हुए थे? तो आपके हरिओत जी, या फिर ख ऑप्शन है दूसरा मैथिली शरण गुप्त, या फिर तीसरा ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी जी, चौथा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ आपके नाथूराम शर्मा शंकर हैं, ये जो है आपके पीयूष पानी वेद्य नाम से भी चर्चित हुए थे। कौन? नाथूराम शर्मा शंकर। तो आपका यहाँ पे जो है ग नंबर का ऑप्शन यानी कि चौथा नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने मिलान वाला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, जो आपके सामने मिलान वाला प्रश्न है कि द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। आपके सूची 1 में जो है संपादक दिए हुए हैं, और सॉरी उनकी पत्रिका दी हुई है, और सूची 2 में जो है उनके संपादक के नाम दिए हुए हैं। यहाँ हम बात करते हैं सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समालोचक पत्रिका, ठीक है। समालोचक पत्रिका के जो है संपादक कौन है? तो ईश्वर प्रसाद शर्मा। कौन हो जाएंगे? ईश्वर प्रसाद शर्मा। दूसरा है आपके अभ्युदय पत्रिका, तो इसके 1907 ईस्वी में प्रकाशन साथियों, और समालोचक का 1901 ईस्वी में। तो अभ्युदय पत्रिका का जो है संपादक कौन है साथियों? तो अंबिका प्रसाद गुप्त, जो आपका दूसरा है। तो इसका जो है सुमेलित भी दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इंदु पत्रिका का संपादन 1909 ईस्वी, और संपादन किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1909 में, और इसके संपादक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय। मनोरंजन पत्रिका है साथियों, इसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में, और इसके संपादन के बारे में हम बात करें चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी। तो साथियों आपका यहाँ पे तो जो है बिल्कुल सीधा सीधा आंसर निकल गया है कि आपका जो आंसर रहेगा 1, 2, 3 और 4। क्या रहेगा? 1, 2, 3 और 4। ये जो है आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो आपका जो भी ऑप्शन नीचे होगा आप आराम से ऐसे मिलान कर सकते हो प्रश्न का, कि पहले का आपका जो समालोचक, इसके संपादन ईश्वर प्रसाद शर्मा है। अभ्युदय के जो संपादन करता हुआ है अंबिका प्रसाद गुप्त जी। इंदु पत्रिका के जो है वो मदन मोहन मालवीय है, और मनोरंजन पत्रिका के कौन है? आपके चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो उत्तर रहेगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न अपना 498 नंबर का, जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे? साथियों जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे? तो यहाँ हम बात करते हैं पहले ऑप्शन हीरामणि दीक्षित, दूसरा ऑप्शन है हरि मिश्र, तीसरा ऑप्शन है केशव राय, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने नवनीत चतुर्वेदी। तो साथियों यहाँ मैं बात करूँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु कौन थे आपके? तो वो नवनीत चतुर्वेदी जो है इनके गुरु थे। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। श्रीधर पाठक ने किट्ज की इजावेला रचना का अनुवाद किस नाम से किया है? जो आपके श्रीधर पाठक है इन्होंने किट्ज की इजावेला रचना का अनुवाद किस नाम से किया है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने श्रांत पथिक
दूसरा ऑप्शन है एकांतवासी योगी, तीसरा है उजड़ ग्राम और चौथा ऑप्शन है द थॉट ऑफ बारबल। तो साथियों श्रीधर पाठक जो है इन्होंने किर्च की इजाबेला रचना का अनुवाद द थॉट ऑफ बारबल नाम से किया था। किस नाम से? द थॉट ऑफ बारबल नाम से किया था। तो आपका यहाँ पे जो है ग नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, आज का अपना कौन सा प्रश्न है? अंतिम प्रश्न। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आपके सामने 500 नंबर का, वो है लेखकों को उनके जन्म के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है। पिछली बार आपका जो प्रश्न था वो अवरोही क्रम में था, ये वाला प्रश्न आपकी बार आरोही क्रम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूँ आपके पहला ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूँ आपके नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब माना जाता है आपके? तो 1859 ईस्वी में। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो 1889 ईस्वी में। इनका जन्म कब है? 1889 ईस्वी में। इसके बाद आपके नाथूराम शर्मा का वो 1859 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त तो 1886 में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सबसे पहले ऑप्शन नंबर चौथा और ऑप्शन नंबर दूसरा, ये दो ऑप्शन तो जो है आपके बिल्कुल कट गए हैं। ठीक है, यहीं पे अब हम आगे बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी और बाल मुकुंद गुप्त। तो हम यहाँ मैथिली शरण गुप्त के जन्म के बारे में बात करते हैं तो 1886 ईस्वी, और बाल मुकुंद गुप्त के जन्म के बारे में हम बात करें साथियों तो इनका है 1865 ईस्वी। तो यहाँ पे जो है आपका पहला नंबर का ऑप्शन है वो भी कट चुका है। तो आपका साथियों ऑप्शन नंबर जो ग है ये बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नाथूराम शर्मा शंकर का जो है जन्म कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। बाल मुकुंद गुप्त का 1865 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त जो आपका इनका 1886 ईस्वी में जन्म रहेगा। और रामनरेश त्रिपाठी जो है इनका जन्म कब है? तो 1889 ईस्वी। तो ये आपका आरोही कालानुक्रम के अनुसार आपका जो जन्म काल के आधार पर इनका जो है बिल्कुल प्रश्न जो है बिल्कुल से आपका सही उत्तर गए हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की अपनी प्रश्नोत्तरी जो है यहीं खत्म होती है, अपने 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और साथियों आप लोगों से मैं फिर से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अगर मेरी जो प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज है आपको जो 10,000 प्रश्नों की एमसीक्यू वाली क्लास है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप तो एक तो मुझे आपका फीडबैक देना कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगती है। और दूसरी बात यही है कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर मेरे जो टॉपिक लेके आऊँगी, जैसे आप बताओ मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक के जो प्रश्न चाहिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की कर रहे हो, या फिर आप नेट की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप मुझे टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बताना कि मैम इस टॉपिक के जो है क्वेश्चन आप जरूर बना के हमारे सामने लेके आओगे, कैसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए थे। तो मैं आपके सामने पुराने प्रश्न तो वो लेके आऊंगी जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और अब नए प्रश्न किस आधार पर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की अपनी प्रश्नोत्तरी यहीं तक खत्म होती है। आप लोगों के फीडबैक की तो मुझे ज़रूरत है, तो मैं आपसे फीडबैक मांग रही हूँ, तो आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दें। और जितना हो सके साथियों, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैंने कभी नहीं कहा। लेकिन अब से आप लोगों से कह रही हूँ मैं आज कि आप कम से कम अगर वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक ज़रूर कर दिया करो, और आपके साथी लोग उनके साथ शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आज के लिए ही धन्यवाद।